हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं हम अपना अगला टॉपिक। और इस टॉपिक में हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अभिक्रियाएं कितनी तरह की होती है, ठीक है। तो देखिए कौन कितने प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। तो इसमें हम देखेंगे नंबर एक अभिक्रिया कौन सी होती है। एक अभिक्रिया नंबर एक हम लिख सकते हैं कौन सी अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी, योगात्मक अभिक्रिया। या इसका एक नाम और भी हो सकता है क्या, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है। कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के अणु होते हैं, वो आपस में मिलते हैं, मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे दो या दो से अधिक अभिकारकों के अणु आपस में मिलेंगे, मिलने के बाद क्या एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक, योग का मतलब सीधा जोड़, दो चीजें वो जुड़ जाए एक बना दे, योगात्मक अभिक्रिया। तो ये योगात्मक अभिक्रिया होगी। जैसे कि आप लिख लिए, जैसे क्या है H2 प्लस Cl2 और आगे क्या बन गया HCl या 2HCl, ठीक है भाई। एक हाइड्रोजन का अणु है और क्या क्लोरीन का अणु है, दोनों मिलकर क्या HCl बना दिया। दो अलग अलग प्रकार के अणु थे, मिले एक अणु का निर्माण कर दिया। तो क्या बन गई योगात्मक अभिक्रिया। क्या हो गई योगात्मक अभिक्रिया। जैसे क्या हमने C2H4 है और इसके साथ माना HCl है, ये जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या है C2H4, क्या ये एथिलीन है, एथिलीन गैस का एक अणु है और ये हाइड्रोजन क्लोराइड का एक अणु है। दोनों आपस में मिल गए और क्या बन गया, आपका बन गया C2H4Cl2, ठीक है। C2H5Cl, C2 और क्या है ये H5Cl, ये आपका एथिल क्लोराइड बन गया। भाई एक अणु इसका था एथिलीन का, एक अणु किसका था हाइड्रोजन क्लोराइड का, और एथिल क्लोराइड का एक अणु बन गया, ठीक है। तो ये दो अणु में मिलकर एक अणु का निर्माण कर दिया। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई आपकी, संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया। समझ गए संयोजन अभिक्रिया कौन सी होती है। अब देखिए दूसरा कौन सा होता है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ है वो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। जैसे कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ है और वो पदार्थ जो होता है वो किसी कारण से, किसी कारण मतलब ऊष्मा की वजह से या फिर क्या है या किसी और प्रभाव की वजह से क्या होता है, वो पदार्थ दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमारे पास क्या चाहिए CaCO3 है, ये क्या चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आपने क्या कर दिया, गर्म कर दिया, तो गर्म करने पर ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, कैल्शियम के ऑक्साइड में, और किसमें टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो टूटेगा। तो ये अभिक्रिया है कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ होता है, वो गर्म करने पर, ऊष्मा देने पर या किसी और प्रभाव से क्या होता है, दो पदार्थों में टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया या फिर क्या बोल सकते हैं अपघटन अभिक्रिया कह देते हैं, ठीक है। तो ये आपकी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हुई, ठीक है। वैसे वियोजन में और अपघटन में अंतर होता है। अपघटन अभिक्रिया में वो होती है, जैसे ये अभिक्रिया वो एक तरह की अपघटन अभिक्रिया। कौन सी है, अपघटन, क्योंकि इस अभिक्रिया में कोई पदार्थ जो टूटा है वो दोबारा जुड़कर पहले वाला नहीं बनाएगा, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म कर दिया, गर्म करने में टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। लेकिन क्या है, ये दोनों जुड़कर क्या इसका निर्माण नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कौन सी है, ये एक अपघटन अभिक्रिया। कौन सी है, अपघटन। और किसकी वजह से टूटे हैं ये, ऊष्मा गर्म करने पर, ऊष्मा की वजह से। तो कौन सी है ये आपकी एक ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्मीय अपघटन। ऐसे देखिए वियोजन में क्या होगा, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे ये, जैसे हमारे पास क्या अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl। अगर इस अमोनियम क्लोराइड को अगर आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये टूट जाएगा किसमें, अमोनिया NH3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर ये अमोनिया और HCl में टूट जाता है। लेकिन अगर इनको दोबारा ठंडा कर दोगे तो दोबारा फिर से जोड़कर क्या होगा, ये पहले वाले का निर्माण कर देगा, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर देगा। इसलिए ये अभिक्रिया क्या चाहिए,
ये आपकी वियोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, ये वियोजन अभिक्रिया। अब इसका वियोजन किसकी वजह से हुआ? ये भी गर्म करने की वजह से वियोजन हुआ। तो ये कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन। कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया नीचे वाली ऊष्मीय वियोजन है, ऊपर वाली ऊष्मीय अपघटन है। लेकिन हम वियोजन में इन दोनों को रख सकते हैं वैसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अपघटन वियोजन मैंने आपको थोड़ा सा अंतर बता दिया, यहाँ पर अपघटन और वियोजन में क्या अंतर होता है। अपघटन में पदार्थ अपघटित होता है तो दोबारा पहले वाला नहीं बनता, लेकिन वियोजन पदार्थ वियोजित हो जाता है दोबारा पहले वाला बना देता है। ठीक है, ठीक है, तो आपकी योगात्मक कोई पदार्थ है वो दो पदार्थ जोड़कर एक बनाए, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। और कोई ऐसे पदार्थ, कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एक पदार्थ टूटकर दो बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? आपका वियोजन या अपघटन होगा। ठीक है, ये प्रश्न दे रखा है, तो क्या दे रखा है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? एक उदाहरण द्वारा बताइए। ठीक है, एक उदाहरण द्वारा बताइए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है? एक उदाहरण द्वारा बताइए। ठीक है, तो देखिए आपको पता है कि वियोजन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया में इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर हम लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया में कोई भी एक अणु अपघटित होकर या टूटकर दो या दो से अधिक अणु का निर्माण करता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अणु जुड़कर एक अणु का निर्माण करती है। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत है। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका आपको क्या लिखना है? इसका हम एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं दोनों अभिक्रियाओं के। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि वियोजन अभिक्रिया में कोई एक अणु है, वियोजन अभिक्रिया में कोई भी एक अणु है, ये टूट कर क्या बनाता है? दो या दो से अधिक अणु का निर्माण करता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में ये कौन सी हुई? वियोजन अभिक्रिया। जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकार के दो या दो से अधिक अभिकार के कोई अणु आपस में जुड़ते हैं और एक अणु का निर्माण करते हैं। ये कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन। ठीक है, इसीलिए क्या है, आप यहां से देख लीजिए, संयोजन वियोजन अभिक्रिया जो है वो संयोजन अभिक्रिया के क्या है? विपरीत है। क्या चाहिए? विपरीत है। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न का आपका आंसर। ठीक है, प्रश्न था हमारा। एक बात मैं आपको बताऊं, जो भी पढ़ाया जा रहा है आप उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, आप क्या कॉपी पेन लेके बैठिए और उसका नोट्स बनाइए और साथ में जो एग्जाम्पल है वो भी आप साथ में लिखते चलिए। ठीक है, नोट्स बनाकर अगर आप तैयारी करेंगे तो गारंटी हम दे रहे हैं आपके बहुत बढ़िया नंबर आने वाले हैं यूपी बोर्ड के, आपके जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा अपक्षेपण अभिक्रिया और कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के एक अणु का कोई परमाणु या परमाणु समूह अभिकारक के दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है? विस्थापित कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, जिसे हमारे पास क्या है, ये हम ऐसे मान लिया हमने दिया रखा है CH4 है, मीथेन, CH4 मीथेन है। अब इसकी क्रिया हम किससे करा दें? इसकी क्रिया मैंने Cl2 से करा दी, क्लोरीन से करा दिया। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो एक अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया का ये दोनों क्या है? अभिकारक है, और ये अभिकारक का एक अणु है, ये दूसरा वाला अणु है। तो मैंने बताया था कि कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होते हैं, कैसे होते हैं? अभिकारक, तो उस अभिकारक के किसी एक अणु में उपस्थित कोई परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा क्या कर दिया था? हटा दिया जाता है। ठीक है, इसके परमाणु या परमाणु समूह को इसके परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा हटा दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम?
विस्थापन अभिक्रिया। ये आप ऐसे मान लीजिए खो खो वाला खेल, खो खो वाला खेल देखा, लड़कियां खेलती खो खो खेल, इधर से लड़कियां भागती है, उसने क्या इसको खो दिया, तो यहाँ से ये क्या लड़की उठ के भागेगी, वहां पर वो बैठ जाएगी। तो समझ लो ये विस्थापन अभिक्रिया क्या चाहिए, खो खो वाला खेल है, क्या चाहिए लड़की को, खो खो वाला खेल। ठीक है, तो ये क्लोरीन जाएगा जैसे भागते हुए, और ये क्या हाइड्रोजन को खो करेगा, और यहाँ से क्या CH3 एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल के भागेगा, उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर बैठ जाएगा, क्लोरीन वहां बैठ गया, और एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया। जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा था, दो हाइड्रोजन और एक क्लोरीन यहाँ पर बचा रहेगा, ये क्लोरीन। तो ये क्या होगी आपकी विस्थापन अभिक्रिया, समझ गए। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, खो खो, ध्यान रखो, विस्थापन मतलब खो खो खेल होता है। ठीक है, तो कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई, फिर सुन लीजिए, कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी एक परमाणु, अभिकारक के किसी एक अणु के अंदर उपस्थित परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। अगला टॉपिक है हमारा द्विविस्थापन। कौन सा है, द्विविस्थापन। अब देखिए द्विविस्थापन क्या होता है। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक के दोनों अणु, अभिकारक के दोनों अणु होते हैं, उनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। एक परमाणु, एक अभिकारक का परमाणु परमाणु समूह दूसरे वाले अभिकारक के परमाणु परमाणु समूह को हटाता है, और पहले वाला अभिकारक होगा उसको कोई परमाणु या परमाणु समूह होगा वो दूसरे वाले को हटाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे हम क्या करें, सोडियम सल्फेट है Na2SO4, और इसकी क्रिया हम कराते हैं बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से, बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, इससे क्रिया करा रहे हैं। अब ये दोनों देखो, तीर से पहले तो ये दोनों क्या चाहिए, ये दोनों अभिकारक है, क्या चाहिए, अभिकारक, और मैंने बताया था अभिकारक। ठीक है, और मैंने बताया था आपको वह अभिक्रिया जिसमें, जो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक जो होता है, अभिकारक के जो दोनों अणु होते हैं, वो दोनों अणुओं में आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका धनात्मक आयन क्या हो जाएगा, इसका धनात्मक आयन होगा वो क्या जुड़ जाएगा, इधर आ जाएगा, इसको हटाएगा, इधर आ जाएगा, और इसका धनात्मक आयन होगा उसको हटाएगा। तो हम कह सकते हैं ये धनात्मक आयन है, बेरियम का धनात्मक आयन है, ये सोडियम को विस्थापित करेगा, और सोडियम होगा वो बेरियम को विस्थापित करेगा, दोनों एक दूसरा विस्थापन करेंगे। तो ये कौन सी है, आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसका आयन उधर पहुंच जाता है, उसका आयन इधर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिएक्शन होगी आपकी, तो क्या जाएगा, BaSO4 आ जाएगा, और क्या जाएगा, BaSO4 के साथ BaSO4 Na पहुंच जाएगा Cl के साथ। ठीक है, तो क्या जाएगा 2NaCl। ठीक है, तो ये होगी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए क्या है, अगला टॉपिक हमारा अपक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी होगी, अपक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए अपक्षेपण अभिक्रिया, देखिए कौन सी होती है। अपक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है और वो जल में आविलेय होता है। कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, किसी ठोस पदार्थ का निर्माण होता है और वो ठोस पदार्थ का होता है, जल में आविलेय होता है। जल में आविलेय, आविलेय मतलब आ मतलब नहीं, विलेय मतलब घुलने वाला, जल में नहीं घुलने वाला होता है, इसलिए वो क्या होता है, वो अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के विलयन को आपस में मिलाते हैं, या कोई एक विलयन है उसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। जैसे दो या दो से पदार्थों के विलयन है, उसको आपस में मिक्स करा, मिक्स करने पर रिएक्शन होगी उसमें, और एक कोई ऐसा पदार्थ बनेगा जो उस विलयन में नीचे बैठ जाएगा अपक्षेप रूप में, तो वो अपक्षेपण अभिक्रिया है। या फिर क्या है, किसी पदार्थ को हमने क्या गर्म करा, गर्म करने पर क्या होगा, उसमें एक अब रिएक्शन होगी, रिएक्शन की होने की वजह से एक ऐसा पदार्थ बनेगा जो पदार्थ क्या होगा, अपक्षेप रूप में नीचे बैठ जाएगा, तो वो भी क्या होगी, अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, समझिए। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों के विलयन को आपस में मिलाने पर, या फिर किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर, ठीक है, एक ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो क्या होता है, अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, उस चीज को क्या बोलते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आप देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपक्षेपण अभिक्रिया में, जैसे हम देखें तो क्या होता है, जैसे हमने ले लिया, आपने देखा होगा कठोर जल होता है, जल दो तरह का होता है, एक मृदु जल होता है और एक कठोर जल होता है। तो कठोर जल होता है उसमें
कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, ये लवण घुल होते हैं, ठीक है, जो उसमें जल के अंदर कठोरता उत्पन्न करते हैं। तो ये हम ले रहे हैं अस्थायी कठोर जल ले रहे हैं, और अस्थायी कठोर जल के अंदर क्या होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट Ca और क्या HCO3 का होल ट्वाइस, ये क्या चाहिए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, रिएक्शन को इसको मैं ऊपर लिख देता हूं मैं, ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये अपक्षेपण अभिक्रिया है, तो इसका रिएक्शन हम ऊपर लिख रहे हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCa और क्या है, HCO3 का होल ट्वाइस। अच्छा, इस रिएक्शन को सही से समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये HCO3 का होल ट्वाइस है, तो इस होल ट्वाइस को हम क्या कर रहे हैं, दो उसमें हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग करके लिख दे रहे हैं, ठीक है, OH का होल ट्वाइस, होल करके ट्वाइस लगा दें, या अपन दो बार लिख दें, HCO3 और क्या HCO3, HCO3 एक की जगह लेकर हम क्या होल लगा दें, या फिर क्या दो जगह लगा दें, ठीक है, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस हो गया। अब क्या करें, जब इसको हम क्या गर्म करते हैं, ये क्या चाहिए, एक लवण, क्या चाहिए, लवण, और जो किसी के अंदर पाया जाता है, जो पाया जाता है आपके अस्थायी कठोर जल के अंदर, ठीक है, तो उसमें पाया जाता है। लेकिन जब उस कठोर जल को आप गर्म करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, तब क्या होता है, तब क्या होता है, ये जो लवण होता है, ये आपका टूट जाता है CaCO3 में, CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, क्या बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट CaCO3, तो CaCO3 बन गया। अब CaCO3 बनेगा, बाकी क्या बनेगा, देखिए बाकी आपका क्या है, Ca के साथ HCO3, CaCO3 बन गया, बाकी दो H के साथ एक ऑक्सीजन, मतलब H2O, और क्या बन जाएगा, CO2, C बचा और O2 बचा, CO2, Ca के साथ, Ca के साथ ये CO3 निकल गया, CaCO3, HH और एक ऑक्सीजन H2O निकल गया, और कार्बन बचा, दो ऑक्सीजन बचे, CO2 निकल गया, ठीक है, तो ये अभिक्रिया आपकी हो जाती है। अब ये जो लवण बना है, ये क्या होता है, ये जल में आगले लवण होता है, क्या होता है, आगले, ये आगले लेवल होता है, जल के अंदर आगले होता है, जल के अंदर घुलता नहीं है, और घुलता नहीं है तो ये बिले लेवल होता है। आप पानी टंकी से या नल से आप पानी लेंगे तो वहां क्या देखते हैं, वहां पर पानी बिल्कुल, उसमें कोई लेवल कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे आप किसी बर्तन के अंदर रखकर उसको गर्म करते हैं, बर्तन में आप गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर आपने देखा होगा कि उस पानी के अंदर क्या होता है, नीचे की सफेद सफेद कुछ बैठ जाता है, सफेद सफेद कुछ क्या होता है, जैसे बुरादा ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो आपका आगले लेवल, ये होता है आगले लेवल, ठीक है, और जब ये लेवल क्या बिले था, ये घुला हुआ था, जो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे गर्म करेंगे तो ये बिले लेवल हो जाता है, आगले लेवल में जाता है, और आगले लेवल क्या होता है, ये अपक्षेप रूप नीचे बैठ जाता है, ठीक है, और इसको हम फिर इसको क्या कर छान कर हम अलग कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जल क्या होता है, फिर वो मृदु जल, जो कठोर जल होता है वो मृदु जल में बदल जाता है। तो ये आपकी एक कौन सी अभिक्रिया, अपक्षेप अभिक्रिया, ठीक है, समझ गए, अपक्षेप अभिक्रिया क्या होती है, कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी ऐसे पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में क्या होता है, आगले होता है और अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है, उसको अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये अपक्षेपण अभिक्रिया हुई। तो अभी देखिए हमने जो विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और अपक्षेपण अभिक्रिया, इसको क्या करा, हमने डिटेल करा था। अब देखिए क्या है, इन्हीं अभिक्रियाओं से संबंधित हमारे किताब के अंदर क्या हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न दे रखा है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर लिखिए और इससे संबंधित समीकरण दीजिए या समीकरण लिखिए। तो हमें क्या, आपने पढ़ चुके हैं, तो आप जब आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो आप आसानी से अपने आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जैसे हमने बताया था विस्थापन द्विविस्थापन में क्या अंतर होता है, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, ठीक है, तो आप किस तरह से लिखेंगे भाई, विस्थापन अभिक्रिया हम लिखेंगे, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी एक परमाणु या परमाणु समूह को दूसरे परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक के दोनों अणुओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, इसका फिर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए क्या है, विस्थापन का एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने क्या मान लिया, जैसे AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, नया एग्जाम्पल ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ठीक है। अब इस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की अगर हम क्रिया किससे करा दें, कॉपर से करा दें,
ठीक है, तो क्या बनेगा, तो कॉपर क्या करेगा, इस कॉपर है ये क्या करेगा, जैसे मैंने बताया विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, खो खो की तरह होती है, तो खो खो का खेल होगा, कॉपर होगा इधर से चल के आएगा और क्या देगा, ये Ag को क्या देगा, खो, तो Ag को खो देगा तो दोनों Ag हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और इसे क्या जाएगा कॉपर Cu और NO3 का होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है, तो Ag यहाँ से हटेगा और कॉपर वहां पर जुड़ जाएगा तो CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, कॉपर नाइट्रेट बन गया, और बाकी क्या है Ag जो हटा था वो आपका निकल जाएगा 2Ag, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन, ये कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ऐसे दो विस्थापन का एग्जाम्पल देना है तो दो विस्थापन का एग्जाम्पल देख लिए, जिससे क्या है Na2SO4 और इसकी क्रिया किससे करा दें हम, बेरियम क्लोराइड से BaCl2 से क्रिया करा दें। और मैंने बताया था इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में मैंने बताया था कि जो अभिकारक होते हैं उनके दोनों अणुओं के बीच का होता है आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसका आयन उधर पहुंच जाएगा धनायन और इसका धनायन क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका Da और क्या हो जाएगा SO4 हो जाएगा, बी इधर आ गया SO4 के साथ और Na क्या उधर पहुंच गया Cl के साथ, ठीक है, तो 2NaCl, दोनों Na इधर आ गया और दो Cl यहाँ पहले से थे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो ये क्या है आपका ऊपर वाली विस्थापन अभिक्रिया है और नीचे वाली कौन सी है, द्विविस्थापन, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, तो ये आपका विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर हो गया और इनसे संबंधित समीकरण देखिए तो मैं समीकरण भी लिख दी, ठीक है। देखिए हमारा अगला टॉपिक हमारा क्या है, तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, कोई ऐसी अभिक्रिया, जैसे इसका नाम है ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब क्या हो गया ऊष्मा, और शोषी का मतलब क्या हो गया शोषण, शोषी का मतलब क्या हुआ शोषण, जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है, कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या तो ऊष्मा होती है, ऊष्मा उसका क्या होता है शोषण होता है, ऊष्मा शोषण होता है उसका, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उस अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अपशोषण होता है, शोषण का मतलब अपशोषण, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अपशोषण होता है उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल कौन सा होता है, देखिए आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा जैसे कि आपने देखा होगा क्या होगा, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं हम गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब क्या देते हैं, इसको हम ऊष्मा देते हैं, भाई कैल्शियम कार्बोनेट है इसको क्या दे रहे हैं हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने का मतलब क्या दे रहे हैं इसको हम ऊष्मा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं ऊष्मा, जब इसको ऊष्मा दे रहे हैं तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट इस ऊष्मा को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद फिर क्या होता है ये दो भागों में टूट जाता है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा देते तो ये क्या करता है ये फिर इस ऊष्मा को क्या करता है अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद दो भागों में टूट जाता है, किस किस में टूट जाता है, कैल्शियम के ऑक्साइड में, कैल्शियम के ऑक्साइड में प्लस किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो ये टूट जाता है तो इसको क्या है ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है ये अपने साथ क्या ऊष्मा को क्या अवशोषित करता है और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में और क्या कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। अच्छा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में के अंदर ऊष्मा जो होती है उसको हम कई जगह दिखा सकते हैं, ठीक है, ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, ठीक है। अब क्या है इसी ऊष्मा को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ ना दिखा हम दिखा दें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, ये क्या कर रहा है ये टूट रहा है किसमें कैल्शियम के ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इधर हम दिखाएंगे डेल्टा H बराबर प्लस ऊष्मा, उसमें क्या दिखाएंगे प्लस में ऊष्मा दिखाएंगे, प्लस ऊष्मा डेल्टा H बराबर प्लस ऊष्मा, ठीक है, तो इसका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जो ऊष्मा अवशोषित होती थी उसको बिल्कुल अलग से दिखाना है, ये तो अभिक्रिया के अंदर ही दिखाई है, ऊष्मा हमने क्या दिखाई है ये इस रिएक्शन के अंदर ही है, लेकिन यहाँ पर अभिक्रिया के यहाँ पर जो ऊष्मा है वो क्या है इस अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया यहाँ पर खत्म हो गई, CaCO3 आगे क्या है CO प्लस CO2, ये अभिक्रिया यहाँ पर खत्म हो गई और ऊष्मा को हमने बिल्कुल अलग से दिखाया है।
तो डेल्टा एच बराबर माइनस प्लस उष्मा करके देंगे, डेल्टा एच बराबर प्लस उष्मा। इसका मतलब है कि देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और इस अभिक्रिया के लिए इतनी ऊष्मा, ये ऊष्मा है, इसकी आवश्यकता प्लस का मतलब होती है। और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब ऊष्मा की जरूरत होगी, प्लस का मतलब ऊष्मा की जरूरत होगी। डेल्टा एच मतलब ऊष्मा, ठीक है, तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। यहाँ पर हम जैसे माना कुछ वो दिखा दें, मात्रा दिखा दें ऊष्मा की, जैसे माना कुछ हमने मात्रा दिखा दी, ठीक है, जैसे माना हमने दिखा दिया जैसे 70 किलो कैलोरी ऊष्मा दिखा दी, कैलोरी ऐसे मानो, किलो कैलोरी माना ऐसे दिखा दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ये इतनी होती नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, और इस अभिक्रिया के लिए 70 किलो कैलोरी, 70 किलो कैलोरी ऊष्मा, 70 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा की आवश्यकता होगी, प्लस का मतलब होगी। जब ऊष्मा की आवश्यकता होगी तो क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो निकलती ऊष्मा, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में जो ऊष्मा है उसको अभिक्रिया के साथ दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे, इस तरफ दिखा सकते हैं प्लस में, ठीक है। और अगर अलग से दिखाएंगे तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, फिर क्या दिखाना पड़ेगा, प्लस में दिखाना पड़ेगा, डेल्टा एच प्लस में करके दिखाना पड़ेगा, अलग से दिखाएंगे, ठीक है। अगला देखिए हमारा क्या है, अगला देखिए हमारा क्या है, अब हम दिखाएंगे ऊष्मा कौन सी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा कौन सी, क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी, अब ऊष्मा क्षेपी में देखिए क्या है, ऊष्मा का मतलब समझ रहे हैं, ऊष्मा का मतलब तो ऊष्मा है ही, क्षेपी का मतलब क्या हुआ, क्षेपण, ऊष्मा का क्षेपण होता है, ऊष्मा उसमें निकलती है। तो कोई ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्षेपण होता है, उसमें उसमें क्या होती है, निकलती है, उसमें उसमें क्या हो रही है, अवशोषित हो रही थी, इसमें ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। तो कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, क्षेपण होता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा, कभी आपने पुताई की है, पुताई, पुताई आपने देखा होगा, तो पुताई के लिए क्या होता है, एक हम चूना आता है, अब तो फिलहाल वो पेंट चलता है, पहले क्या होता है, चूना आता था, तो चूने क्या होता है, चूने मार्केट में चूने के क्या मिलते हैं, डेली वाला चूना मिलता है, तो उस वो चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना होता है। अब इस चूने को हम करते क्या है भाई, एक बड़ा सा घड़ा लिया या बड़ी सी बाल्टी ली, उस पानी बाल्टी के अंदर क्या भरते हैं, हम पानी भरते हैं, और पानी भरते हैं, पानी के अंदर क्या हुआ, H2O में भरा, भरने के बाद फिर उसके अंदर इस चूने को मिला देते हैं, ठीक है। बाल्टी में पानी लिया, उसके अंदर बिना बुझा चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड, उसको डाल देते हैं, और डालने के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद आप देखते हैं उसी समय जब जैसे डालेंगे तो क्या होता है, वो पकने लगता है, जैसे चावल पकते या कुछ, तो वो खदकने लगता है, पकने लगता है। और क्या होता है, और आपने देखा होगा जिस बर्तन में हमने क्या रखे, जिस बर्तन के अंदर ये पानी पानी को भरा है हमने, वो बर्तन क्या होता है, पूरा गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन चल रही है बर्तन के अंदर, उसमें क्या ऊष्मा निकल रही है, वो ऊष्मा किसको मिल रही है, बर्तन को मिल रही है, जिसकी वजह से बर्तन क्या गर्म हो रहा है, तो वो कहां पर क्रिया क्या हो रही है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना हमने कहा उसको पानी के अंदर मिलाया, मिलाने के बाद एक रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, Ca और क्या OH का होल प्लस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसके साथ साथ क्या बनती है, ऊष्मा भी बनती है, ठीक है। तो ऊष्मा बनती है, ठीक है, तो हम ऐसे देख लीजिए, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, जल के साथ मिलाते हैं या चूने को जल के साथ मिलाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, मतलब चूने का पानी, और क्या प्लस क्या बनती है, ऊष्मा बनती है, ऊष्मा बनती है, और ये जब ऊष्मा बनती है अभिक्रिया के साथ ऊष्मा बन रही है तो क्या होगी, फिर ये निकलेगी, जहां पर ऊष्मा बनेगी तो वो निकलेगी, ठीक है। तो ऊष्मा निकल रही है, तो निकल रही क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। अब इसमें जो ऊष्मा जो निकल रही है, इसको भी हम कई तरीके दिखा सकते हैं, ये हमने क्या दिखाइए, रिएक्शन के साथ में दिखाइए, प्लस में देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल, ये दोनों क्रिया कर रहा है, और क्रिया करके बन क्या रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और साथ में क्या प्लस ऊष्मा भी बन रही है, तो ये उसमें इस रिएक्शन के साथ ही प्लस में दिखाएंगे, तो इसका मतलब हमें इसे देखा। और दूसरा तरीका है, इस ऊष्मा को दिखाएंगे अब अलग से रिएक्शन में दिखाएंगे, हम इस दिखाएंगे CO प्लस H2O, और आगे क्या होगा, CaOH का होल ट्वाइस, और अब हम अगर हम बिल्कुल अलग उसमें दिखाएं, ठीक है, तब क्या दिखाएंगे, डेल्टा एच, डेल्टा एच क्या, तो ये ऊष्मा का प्रतीक होता है, डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा,
माइनस माइनस क्या, कितने भी किलो कैलोरी, माइनस किलो कैलोरी, किलो और क्या कैलोरी। ठीक है, तो इसका मतलब है, और इसका मतलब देखिए क्या है, इसका मतलब है कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल दोनों आपस में क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, और इस अभिक्रिया में इतनी ऊष्मा या इतने किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता, इतने किलो कैलोरी ऊष्मा, ये किलो कैलोरी दिखा है और ये डेल्टा ऊष्मा के लिए, तो इतने किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता, माइनस मतलब नहीं है, प्लस का मतलब है और माइनस का मतलब नहीं है, तो इतने किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है। जब इस अभिक्रिया में ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है ना, इसलिए नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो जहां पर कोई रासायनिक तो ऊष्मा क्षेत्रीय ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को पहचानने का तरीका, जैसे पूछ लिया था कोई रिएक्शन दी रही है, ठीक है, तो उसमें लिखा होता है ऐसे, तो आपको पहचान पूछा जाता है कि कौन सी अभिक्रिया, ये अभिक्रिया ऊष्मा क्षेत्रीय है, ऊष्मा शोषी है, तो आप इस सिंबल से पहचान सकते हैं। ठीक है, प्लस में ऊष्मा, अलग से ऊष्मा अगर प्लस में लिखी हुई है तो ऊष्मा की आवश्यकता है, और नहीं लिखी हुई है तो ऊष्मा की आवश्यकता, माइनस में लिखी है तो ऊष्मा की आवश्यकता फिर नहीं है। ठीक है, देखिए अगला हमारा जो प्रश्न है वो दे रखा है, इसी जो हमने ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ी थी, इसी पर आधारित एक किताब के अंदर एक प्रश्न दिया हुआ है एनसीईआरटी में, श्वसन को ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, श्वसन अभिक्रिया जो होती है उसको ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो श्वसन को ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए श्वसन अभिक्रिया है क्या, श्वसन क्या है। तो देखिए श्वसन क्या होता है, बाहर वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है, तो बाहर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का हमारे शरीर के अंदर जो भोजन होता है, पचा हुआ भोजन होता है, उस पचे हुए भोजन के संपर्क में पहुंचकर, भाई हम भोजन करते हैं, जब हमने भोजन किया तो भोजन हमारे पेट अंदर गया, शरीर के अंदर, तो उसका होता है उसका पाचन, और पाचन होने के बाद क्या बनता है, पचे हुए भोजन बनता है ग्लूकोज रूप में, और वो पचे हुए भोजन जो ग्लूकोज रूप में बनता है वो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में इकट्ठा रहता है, स्टोर रहता है। ठीक है, तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज के रूप में भोजन पाया जाता है। अब क्या बाहर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन होती है, जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो बाहर वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है वो नाक के थ्रू, फेफड़ों के द्वारा होती हुई सीधे कहां पहुंचती है, हमारे शरीर की ब्लड के थ्रू होती है, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। अब जब कोशिका में पहुंचती है तो वहां पर ये ऑक्सीजन कोशिका के अंदर जो पहले से ही क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में जो भोजन होता है उससे क्रिया करती है, और क्रिया करके क्या करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। ठीक है, और ऊर्जा का निर्माण करती है, चूंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया होती है। जैसे कि हमने देखा था कि अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें क्या था, जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसने जल के साथ क्रिया करी, क्रिया करके क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, साथ साथ क्या बनी थी, ऊष्मा बनी थी। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है, क्या होता है, बाहर वायुमंडल में उपस्थित होती है जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन होता है, C6H12O6, ये हमारी शरीर की प्रत्येक कोशिका में भोजन पाया जाता है ग्लूकोज के रूप में। अब क्या है, अब क्या होती है, जो बाहर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के संपर्क में पहुंचती है, और पहुंचने के बाद क्या होती है, यह बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2, प्लस क्या बनता है H2, जल बनता है, और प्लस क्या बनती है यहाँ पर, ये ऊर्जा, क्या बनती है, ऊर्जा, ऊर्जा बनती है। ठीक है, तो ऊर्जा बनती है। ठीक है, ये रिएक्शन आती है। ठीक है, तो ग्लूकोज होती है वो बाहर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, बाहर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन होती है वो कोशिका में उपस्थित भोजन के संपर्क में आकर क्या करती है, क्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। क्योंकि इस अभिक्रिया, और ये अभिक्रिया क्या चाहिए, यही आपकी श्वसन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होती है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक आपकी ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया। उस ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा का ही एक रूप है, ऊर्जा जो है वो ऊष्मा का ही एक रूप है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये आपकी एक ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया। ठीक है, तो इसलिए श्वसन को हम ऊष्मा क्षेत्रीय अभिक्रिया कहते हैं, समझ में।